वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के तीसरे लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग हल कर रहे थे आंकिक प्रश्न, और आंकिक प्रश्न किस पर लगा रहे थे? कूलाम के नियम पर। तो उसी क्रम में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि दो समान गोले हैं। क्या है? दो समान गोले हैं किंतु दोनों गोलों पर विपरीत आवेश है। क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं समझा दे रहा हूं। दो समान गोले हैं और दोनों समान गोलों पर क्या है? विपरीत आवेश है। इसका मतलब एक पर प्लस चार्ज होगा तो एक पर माइनस चार्ज होगा, दोनों पर विपरीत आवेश है। और जो दोनों गोले हैं वो एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। यानी इन दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है? 90 सेंटीमीटर की दूरी है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन गोलों को क्या किया जा रहा है? स्पर्श कराया जा रहा है। इन दोनों गोलों को क्या कराया जा रहा है? स्पर्श कराया गया। इन दोनों गोलों को, जैसे एक गोला यहाँ था, दोनों को लाके इसे टच कर दिया गया, और टच करने के बाद फिर ले जाकर उतनी ही दूरी पे रख दिया जाता था। यानी जितनी दूरी पे थे, 90 सेंटीमीटर की दूरी पे था, तो टच कराने के बाद फिर से उसको ले जाके 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया गया। अब कह रहा है बताओ प्रत्येक स्थिति में इन दोनों गोलों पर अंतिम आवेश क्या होगा? अंतिम आवेश का मतलब जब टच करा दिया गया तो आवेश कितना होगा? प्रश्न समझ में आया? अब ये होता है जब इन दोनों गोलों को आप टच कराओगे, तो टच कराने का मतलब क्या होता है? जैसे दोनों गोलों को आपने टच करा दिया, तो टच कराने का मतलब ये होता है कि दोनों गोलों पर आवेश का क्या होने लगता है? वितरण होने लगता है। यानी जिसका विभव ज्यादा होगा, एक गोले का विभव ज्यादा होगा, एक गोले का विभव कम होगा। अगर दोनों गोलों का विभव बराबर है तब तो चार्ज का स्थानांतरण नहीं होगा। अगर दोनों गोलों का विभव अलग अलग है तो आवेश क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने लगता है। इसका मतलब कब तक जाता है? जब तक कि दोनों गोलों पर आवेश बराबर नहीं हो जाता। कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कंटेनर है ना, एक बड़ा सा दिया एक छोटा सा दिया। वही मान लो ये बड़ा वाला है। अब इसमें इतनी हाइट तक पानी भरा हुआ है, इतनी हाइट तक पानी भरा हुआ है, और इसमें इतने हाइट तक पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है? जैसे इसमें आप खोल करके एक पाइप लगा दो, इसे कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा? जिसका ऊंचाई ज्यादा होगा वो कम ऊंचाई में जाने लगता है। वो इस पर निर्भर नहीं करता कि बर्तन बड़ा है। हो सकता है इसमें भी 10 लीटर हो और इसमें भी 10 लीटर हो, दोनों में 10-10 लीटर क्या हो? बराबर हो। इसमें भी 10 लीटर, इसमें भी 10 लीटर, दोनों में पानी की मात्रा क्या है? सेम है। फिर भी पानी क्या होगा? इधर से इधर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका हाइट ज्यादा होता है। जिसका हाइट ज्यादा होगा उसके तली पर प्रेशर ज्यादा होता है। कैसे? आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो जी एच। तो ये दोनों तो कांस्टेंट होता है। पानी का डेंसिटी जिसका इतना होगा उसका इसके लिए भी उतना ही होगा। जी जिसके लिए इतना होगा, जी उसके लिए भी इतना ही होगा। तो डिपेंड करेगा किस पे? हाइट पे। तो जिसका हाइट ज्यादा हो जाएगा उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो पानी क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ट्रांसफर होने लगता है। क्वांटिटी भले से सेम है, वही कंडीशन सेम होता है। जब दोनों गोलों को आप टच कराओगे तो क्या होगा? जिसका विभव ज्यादा होगा उधर से आवेश कम विभव पर जाने लगता है। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का, देखो इसमें क्या होता है, जब तक दोनों का ऊंचाई बराबर नहीं हो जाता तब तक पानी का स्थानांतरण होगा। उसी तरीके से जब तक दोनों का आवेश बराबर नहीं होगा तब तक आवेश क्या होगा? एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहेगा। समझ में? क्लियर? तो अब देखिए, जब इसको आप टच कराओगे तो कंडीशन क्या बनेगा? दोनों पे अंतिम आवेश क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। जितना आवेश इस पे रह जाएगा उतना ही आवेश इस पे रह जाएगा। तो मान लिया इस पे आवेश कितना है? Q, तो इस पर भी आवेश कितना हो जाएगा? Q। अब दोनों पर चार्ज क्या हो गया? समान आ गया। और जब सेम चार्ज आएगा तो इनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और वो प्रतिकर्षण बल हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.25। समझ में आया प्रश्न क्या है? दो समान गोले हैं जिस पर विपरीत चार्ज है और एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, और जब इन दोनों गोलों को स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर ले जाकर रख दिया जाता है
तो ये दोनों गोले एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षण करते हैं। अब निकालना क्या है, इसी Q की वैल्यू निकालना कि अंतिम चार्ज इस पर क्या है। तो पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया उसको लिख दो। क्या दे रखा भाई, दोनों गोलों के बीच की दूरी यानी r दिया है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ r बराबर 90 सेंटीमीटर। तो इसको पहले आप मीटर में बना दो, तो 10 की घात हो जाएगा माइनस का दो। भाई 100 से भाग करोगे ना मीटर में बनाने के लिए, तो 100 से भाग करो, या ऐसे लिखो 90/100, या इसको लिख सकते हो 90/10 की घात 90/10 की घात 2। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया। और इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 0.025 न्यूटन। क्लियर। और हमें क्या निकालना है, दोनों पर अंतिम आवेश निकालना। बहुत सिंपल हो गया। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत आसान है। कैसे, हम जानते हैं कूलाम के नियम से, हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, Q1 Q2 बटा, ये तो फार्मूला होता है भाई। तो F की वैल्यू कितना दे रखा उसने, 0.025। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, ये तो कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 9.0 × 10⁻², 9। ये तो होता भाई। तो ये हो जाएगा 10⁹9। अच्छा देखो यहाँ पर Q1 क्या है, ये भी Q है, और Q2 भी क्या है, Q। तो Q गुणे Q बटा r²। तो r की जगह पर लिखेंगे 90 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा भाई। तो 0.025 बराबर 9 × 10⁻9, और ये हो जाएगा भाई गुणे Q² बटेगा 90 गुणे 90। ये तो हो जाएगा, दो बार गुणा हो जाएगा भाई, और 10 की घात हो जाएगा -4। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर 10 की घात, देखो 90 गुणे 90 है, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 10, 9 गुणे 10। तो इसका मतलब हो गया 9 गुणे 9 गुणे 10 की घात 2। यही तो बन जाएगा ना। देखो 90 को क्या लिख सकते हो, 9 गुणे 10, 9 गुणे 10। तो 10 गुणे 10 दो बार है, तो 10 की घात 2 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से अब और क्या लिख सकते हैं भाई, पॉइंट का 0.25 बराबर, अब 1 9 से 1 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 10⁻9 × Q² अपॉन में क्या बचेगा, 9 × 10⁻²। समझे कैसे, 1 9 से 1 9 कट जाएगा, और 10 की घात ये प्लस का 2 था, और 10 की घात माइनस का 4, तो बचेगा 10 की घात -2, है ना। देखो 1 9 से 1 9 कट गया, 10 की घात +2, 10 की घात -4, तो बचेगा कितना, 10 की घात -2। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। अब इसको भाई इधर कर दो, तो ये जगह पॉइंट का 0.25 मल्टीप्लाइड में 9 × 10⁻², और बराबर का हो जाएगा 10⁹9 × Q²। अब ये 10 की घात 9 से गुणा इधर आएगा तो भाग, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ Q² बराबर 0.025 × 9 × 10⁻², अपॉन में कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा भाई। गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो यहाँ से अब Q² की वैल्यू निकालो भाई, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 की घात -9 और -2, तो 0.25 × 9 × 10⁻11। समझ में, बोलो भाई जी। इधर मैं लिख रहा हूँ, तो Q बराबर क्या हो जाएगा भाई, ±√, देखो वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.025 9 × 10⁻11। अब भाई इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, इसका वर्गमूल देखो कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस। अच्छा एक काम कर दो भाई, इसमें 1000 से गुणा कर दो,
और 1000 से कर दो भाग। क्यों? क्योंकि देखो 3 अंक बाद दशमलव ना, जब 1000 से गुणा करोगे तो बचेगा कितना? 25, और 1000 से भाग करोगे तो बटे में हो जाएगा 10 की घात 3, और 10 की घात 3 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की घात -3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 25 गुणे 9 और 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर -3। समझ गए ना कि नहीं समझ पाए? भाई देखो 0.25 है तो 1000 से गुणा और 1000 से भाग, तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो गया 10 की घात 3, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -3 प्लस माइनस। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 25 को लिख सकते हो 5 गुणे 5 और 9 को लिख सकते हो 3 गुणे 3 और 10 की घात हो जाएगा माइनस का 14, तो इसको लिख सकते हो 10 की घात -7, 10 की घात माइनस। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि भाई देखो जोड़ा बनना है, वर्गमूल निकल जाएगा ना, तो प्लस माइनस निकलेगा कितना? 3 यहाँ से निकल जाएगा और 5 यहाँ से निकल जाएगा, 3 × 5 = 15 गुणे 10 की घात -7 है ना, इतना प्रत्येक पे अंतिम आवेश होगा। प्रत्येक गोले पे अंतिम आवेश कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 15 गुणे 10 की घात -7। अगर इसको मानक रूप में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 1.5 गुणे 10 की घात -6, मानक रूप में हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये न्यूमेरिकल समझ तुम्हें कहीं इतना मारा ना। देखिए अब कूलाम के नियम पर सारे न्यूमेरिकल हल कर लिए हैं। अब तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है वैद्युत बल का अध्यारोपण। इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल लगाना है। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो यूज होगा F1 प्लस का F2 प्लस का F3। अब ये F1 F2 F3 क्या है? F क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? प्लस अप टू डॉट डॉट। जैसे मान लीजिए एक कोई बिंदु दे दिया, एक कोई बिंदु दे दिया और उस बिंदु पर कई सारे फोर्स कार्य कर रहे हैं, है ना। एक कोई पॉइंट दे दिया, मान लीजिए यहां पर एक बिंदु दिया, इस पर कई सारे बल कार्य कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। एक कोई पॉइंट दे दिया और उस पॉइंट पर कई सारे बल कार्य कर रहे हैं, तो हमें कई सारे बलों से नहीं मतलब, हमें इस पॉइंट पर इन समस्त बलों का कितना प्रभाव होगा उससे मतलब। कोई कह रहा मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, कोई कह रहा मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, कोई कह रहा 2 न्यूटन का लगा रहा हूं, कोई कह रहा मैं 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। इस डी पॉइंट पे कई सारे वैद्युत बल हो गए। एक कह रहा मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, एक कह रहा मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, एक कह रहा मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, एक कह रहा मैं 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। तो भाई इस पर कई सारे बल कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी बलों का कितना प्रभाव होगा इस डी पॉइंट पे, उसको हम लोग कैसे निकालें? वही होता है हमारा बलों का अध्यारोपण। यानी जब एक बिंदु पर कई सारे बल एक दूसरे के ऊपर क्या करें, ओवरलैप कर जाए, या एक बिंदु पर कई सारे बल निकल रहे हो, एक ही बिंदु पर कई सारे बल कार्य कर रहे हो, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग डी पॉइंट पर कैसे बल निकालेंगे? तो इस डी पॉइंट पर जो बल निकलेगा उस बल को हम लोग कहेंगे परिणामी बल। कहने का मतलब यह है कि ये 8 न्यूटन का बल, ये 10 न्यूटन का बल, 2 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, कई लोग बल निकाल रहे हैं। तो कह रहा है भाई इन सभी बलों को हटा करके आप एक ऐसा बल बताओ जो उतना ही कार्य कर रहा है जितना कि ये सारे बल मिलकर कार्य कर रहे हैं, और जो वो बल होता है उस बल को हम लोग कहते हैं परिणामी बल। क्या कहते हैं? परिणामी बल कहते हैं। तो वही इस डी पॉइंट पर परिणामी बल निकालना रहेगा। परिणामी का मतलब हो गया कि ये जो टोटल बल है वो इस बिंदु पर कितना अपना प्रभाव डाल रहे हैं। 15 न्यूटन का बल इस पॉइंट पर क्रिएट कर रहे हैं, 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इस पॉइंट पर, 25 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इस पॉइंट पर। जैसे कोई एक इधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना कार्य कर रहा है ना। तो उसी को रिजल्टेंट कहते हैं। तो इस पॉइंट डी पॉइंट पर रिजल्टेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमें जो होगा बेसिक मैकेनिक्स के बारे में जानना होगा। जब तक बेसिक मैकेनिक्स नहीं जानेंगे, है ना, तब तक ये चीज हमसे हल नहीं होगा भाई।
तो इसके लिए पहले आपको जानना होगा कि देखो बल क्या है, ये चीज पहले बता रहे हैं। बल क्या है? बल एक प्रकार का बाह्य कारक है जो किसी पिंड को गतिमान कर देता है अथवा गतिमान करने का प्रयत्न करता है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी हमारे पास है ये, और इस बॉडी पे कोई फोर्स लगा दिया भाई। अब मान लीजिए इस बॉडी का मास जो है बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, और आपने उस वेट की तुलना में बल को क्या किया, बहुत कम लगाया। तो ये बल क्या करेगा, केवल बॉडी को खींचने का प्रयास ही करेगा, लेकिन इसको खींच नहीं सकता है ना। बहुत ज्यादा वेट हो गया भाई इसका। मान लीजिए यहाँ 10 कुंटल का एक कोई भार रखा हुआ है, 10 कुंटल का, और इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, करिए भैया खींच रहे हैं, तो खींचेगा नहीं। तो मैं केवल प्रयास कर रहा हूं, और या मैं 100 कुंटल से अधिक फोर्स अप्लाई कर दिया इस पे भाई, 10 कुंटल से मैंने अधिक फोर्स अप्लाई कर दिया, 15 कुंटल का फोर्स लगा दिया। अब क्या होगा, अब ये बॉडी क्या करेगी, मूव कर जाएगी। तो ये जरूरी नहीं कि अगर किसी बॉडी पे बल लग रहा है तो वो बॉडी को मूव करा ही दे। वो या तो मूव, भाई अब लगाए तो ये भी तो कोशिश कर रहा है कि मूव कर जाए। 2 न्यूटन 15 न्यूटन वाला भी तो कोशिश कर रहा था कि भैया मूव कर जाए, लेकिन क्या करें, इसका परिमाण बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जब इसके परिमाण से बढ़ा के लगा दिए तो बॉडी को क्या किया, मूव करा दिया। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड को गतिमान करा देता है अथवा गतिमान कराने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। और बल जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। क्यों? जैसे ये ब्लॉक ले लिया भाई, अभी इसको मैं छत पे चढ़ जाऊं और छत से इसको छोड़ दूं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक दिशा में जाता है, नीचे की दिशा में जाएगा, है ना। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यानी बल को दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और एक चीज और होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। यानी फोर्स को दिखाने के लिए इन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। पहली चीज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जैसे 15 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो ये 15 क्या है, ये परिमाण है। कह दिया मैं 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो ये 20-50 क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। अब जैसे इस बॉडी को मूव कराना है, तो आप अगर मान लीजिए ये बॉडी चल रही है, मान लीजिए इस दिशा में जा रहा है भाई, बॉडी ऐसे ऐसे जा रहा है, तो एक डायरेक्शन में तो जा रहा है ना, कि इसी दिशा में जा रहा है, यानी इसकी दिशा फिक्स हो गई कि हाँ ये इस दिशा में जा रहा है। जैसे बॉल को मैं ऊपर से छोड़ दूं तो एक दिशा में आता है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो बल में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि बल किस बिंदु पर कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए बल यहाँ पर कार्य कर रहा है, ऐसे लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा। समझ गए ना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस बिंदु पर हम लगाते हैं। तो किसी भी बल को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए बल जो हमारा होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का जैसे मान लीजिए अभी हमें परिणामी निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना जितना दिया रहता है सबको जोड़ लेते हैं। जैसे कोई कह दिया मेरे पास 10 रुपया है, कोई कह दिया मेरे पास 5 है, कोई कह मेरे पास 10 है, मेरे पास 15 है, तो मैं दिया भैया सबका मिला के बताओ कितना हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं, टोटल जोड़ लेते हैं। भैया कह दिया कि भाई अब सभी का मिला के 30 रुपया हो गया, तो इसको साधारण बीजगणित कहते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनका हम साधारण गणित के द्वारा जोड़ और घटाव नहीं कर सकते, उनका कुछ अलग से नियम लगता है। तो जो फोर्स होता है उस फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के कुछ नियम होते हैं। जैसे अभी डी पॉइंट पर या बी पॉइंट पर जब भी हमसे परिणामी बल निकलवाएगा तो उसके निकालने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना। तो उस नियम, अब उसके बहुत लंबा नियम है, कई सारे नियम है। ट्रायंगल लॉ है, और एक समांतर चतुर्भुज के बलों का नियम है, एनालिटिकल मेथड्स है। पहले तो ये जानते हैं कितने टाइप के फोर्स कार्य करते हैं, है ना। तो बहुत लंबा टॉपिक है, उसको नहीं बताएंगे। बस केवल जो आपके यहाँ पर उपयोगी है वही मैं केवल बताऊंगा कि इसका हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना।
तो पहली चीज देखिए, पहले घटक निकालना आपको आना चाहिए, यानी बलों का कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, यानी कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसको कहते हैं बलों का घटक निकालना। समझ गए? अब घटक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक हमारे पास है, एक बॉडी हमारे पास ऐसे दे दिया भाई, और इस बॉडी पे एक कोई फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक को ऐसे एक सीधी रेखा में ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जाएगा, है ना। और अगर यही फोर्स हमारा ना हॉरिजॉन्टल में लग के वर्टिकल डायरेक्शन में लग गया, ऐसे लग गया भाई, तब तो ये ब्लॉक को क्या करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ले जा रहा भाई, ऐसे लेके जा रहा है ऊपर की तरफ ऐसे। लेकिन अब यही फोर्स जो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है और वर्टिकल में लग रहा है, ये ना हॉरिजॉन्टल में लगे ना वर्टिकल में लगे, वो किसी एंगल पे लग जाए, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वो थीटा एंगल पे लग जाए, तब भाई इस बल का प्रभाव किधर होगा। पहले जब हॉरिजॉन्टल में लग रहा था तो ये ब्लॉक को ऐसे ले जा रहा था, वर्टिकल में लगा तो ये ब्लॉक को ऐसे ले जा रहा है। अब जब ऐसे लग गया तो ये ब्लॉक को किधर ले जाएगा, तो भाई अब इस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, क्षैतिज में भी होगा और वर्टिकल में भी होगा। तो इसका प्रभाव हॉरिजॉन्टल में कितना होगा और इसका प्रभाव वर्टिकल में कितना होगा, ये कैसे हम पता करेंगे, है ना। ये चीज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बल होते हैं या फोर्स होते हैं उसका हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं। अब वो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे भाई, अब देखो कंपोनेंट निकालने के लिए हम बल को ये पता कर लेते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस फोर्स का कितना इफेक्ट होगा, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में इस फोर्स का कितना इफेक्ट होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस फोर्स का कितना इफेक्ट होगा। तो इसके लिए मैंने एक प्लेन बना दिया, इस ये हो गया हमारा एक्स प्लेन और ये हमारा हो गया वाई डैश प्लेन हो गया, है ना। अब इस बल का हमें प्रभाव निकालना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है और इस बल का प्रभाव वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, ये चीज हमको कैलकुलेट करना है। और जब ये सारी चीजें हम जान जाएंगे तो वैद्युत बल का जो अध्यारोपण है इसको हम बहुत आसानी तरीके से लगाएंगे। देखिए बुक में क्या करता है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स पे, अलग अलग आंकिक प्रश्न पे अलग अलग फार्मूला लगाता है कि आप इस पर ये फार्मूला लगा दो तो ये वाला रिजल्टेंट निकल जाएगा, इस वाले न्यूमेरिकल्स पे ये वाला फार्मूला लगा दो तो ये वाला रिजल्टेंट निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे और उसी फार्मूले पे सारे रिजल्टेंट को निकाल लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट से अगर पढ़ाई करेंगे, यानी कॉन्सेप्चुअल अगर समझते चलेंगे तो चीजें क्या होती हैं, आसान हो जाती। और वैसे क्या होता है, वैसे बहुत टिपिकल बन जाता है। जैसे हर एक फार्मूले के लिए हर एक सूत्र बना तो क्या होगा भाई हर एक न्यूमेरिकल्स के लिए हर एक फार्मूला बनाओगे तो कितना रटोगे आप, लेकिन अगर समझ के लगाओगे तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे हम प्रभाव निकालेंगे, इफेक्ट निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ से। अब मान लिया जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है इसका नाम दे दिया O, और ये बल तुम्हारा क्या है F, और इसका नाम दिया A, और ये जो वर्टिकल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया उसका नाम दे दिया B। अब जो x डायरेक्शन में मान लीजिए जो बल का प्रभाव है, मान लीजिए वो क्या है Fx है, और y डायरेक्शन में जो इस बल का प्रभाव है उसको मान लीजिए क्या है Fy। तो अगर ये Fy है तो ये वाला पैरेलल है, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा Fy हो जाएगा, और इसकी भी डायरेक्शन सेम होगी। जैसे अगर ये बाहर की तरफ, देखो ये फोर्स कैसा है, बाहर की तरफ है, तो इस फोर्स का प्रभाव कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। इधर भी प्रभाव कैसा होगा, और अगर यही फोर्स तुम्हारा ऐसे लग रहा हो, इनवर्ड लग रहा होता अंदर की तरफ, तो इस फोर्स का जो प्रभाव होगा वो अंदर की तरफ x में भी होगा और अंदर की तरफ y में भी होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना, जिधर डायरेक्शन रहेगा घटक उधर जाएगा। जैसे अगर डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो इसका प्रभाव अगर ऐसे खींच रहा है तो ये भी x डायरेक्शन में ऐसे खींचेगा, y डायरेक्शन में ऐसे खींचेगा, है ना। अगर फोर्स अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ढकेल रहा है, पुश कर रहा है, तो अगर अंदर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन है तो इधर जो x में आएगा वो भी अंदर की तरफ आएगा और y में जो आएगा वो भी अंदर की तरफ आएगा। समझ गए ना। तो
अब देखिए मैं लिख रहा हूं त्रिभुज ओ ए बी में भाई हमें एफ एक्स चाहिए और क्या चाहिए, एफ वाई चाहिए। ये भी तुम्हारा एफ वाई होगा, है ना। बाकी ये फोर्स तो पता है 10-15 न्यूटन का, तो ये तो फोर्स पता है, यानी ये पता है, एंगल पता है। तो हमें एक्स डायरेक्शन में फोर्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कैसे निकालेंगे भाई, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा भाई, ये वाला चाहिए ना, तो ऐसा कोई फार्मूला लगाओ जिसमें ये आ जाए और ये आ जाए। भाई ये पता है और ये पता करना है, तो लगा दूंगा मैं cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी हो जाएगा ओबी अपॉन कर्ण क्या है, ओए। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा एफ एक्स अपॉन एफ, ये तो हो जाएगा भाई जी, बोलिए भाई। तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया भाई, एफ cos थीटा। तो ये तो निकल गया एक्स डायरेक्शन में फोर्स। अब यही फोर्स हमें निकालना है वाई डायरेक्शन में, तो लिखेंगे पुनः साइन थीटा की वैल्यू निकालो जी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी हो जाएगा ए बी अपॉन का ओई। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी की वैल्यू क्या माना भाई, और ये क्या है एफ, तो यहाँ से एफ वाई निकल जाएगा, क्या निकलेगा भाई, एफ साइन थीटा निकल जाएगा। समझ गए ना, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अब इस बल का कोई मतलब नहीं रह गया। अब इस बल का मतलब ये रह गया कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स कार्य कर रहा है वो एफ कॉस थीटा हो गया और एफ साइन थीटा हो गया, और दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ गए ना। अब जब दो बल किसी बिंदु पर कार्य करते हैं तो उनके बीच में एक परिणामी बल कार्य करता है। परिणामी का मतलब कि इन दोनों बलों का संयुक्त प्रभाव क्या होगा, समझ गए ना। तो वही परिणामी निकालना रहेगा हमें। और अगर कहीं ये एंगल यहां से दे दे, तब क्या हो जाएगा, देखो जहां से एंगल बनाएगा, देखो यहां से एंगल बना रहा था तो ये गया था किसमें, एफ कॉस थीटा में, और ये गया था किसमें, एफ साइन थीटा। लेकिन अगर यही एंगल यहां हो जाए तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। कैसे, फिर से वही भाई निकालो ना, अब ऐसे बना के निकालो, चेंज हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, पहले आधार ये था। समझ गए ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फोर्सों का कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो फोर्स होते हैं उन फोर्सों का हम लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, यानी रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। तो भाई मैं बताया ना कई तरीके के फोर्स होते हैं। फोर्स हमारे जो होते हैं, फोर्स सिस्टम जो होता है, फोर्स सिस्टम को दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फोर्स सिस्टम का मतलब होता है जब किसी बिंदु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं, है ना। जब किसी बिंदु पर एक से अधिक बल, यानी जब किसी बिंदु नहीं, बिंदु कहकर गलत हो जाएगा, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे होते हैं तो उसे हम फोर्स सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स सिस्टम कहते हैं। और फोर्स सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है और एक नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है। तो कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर नहीं पढ़ना है हमको भाई, इसमें थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन था, उसी के बारे में पढ़ना है। तो आप ये समझ लो कनकरेंट फोर्स सिस्टम और नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम, ये दो आपको पढ़ना है इसमें। इस टॉपिक के अंतर्गत यही आएगा, कनकरेंट और नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। कनकरेंट का मतलब होता है जब सभी बल किसी एक ही बिंदु से निकले। देखो मान लीजिए F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, यानी सारे बल क्या है, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। तो जब सभी बल किसी एक ही बिंदु से पास होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कनकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कनकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। और कनकरेंट फोर्स सिस्टम का हम लोग कैसे परिणामी निकालते हैं, समझ में आया। कनकरेंट फोर्स सिस्टम का कैसे परिणामी निकालेंगे, क्योंकि कनकरेंट के बारे में पढ़ना है टोटल, ठीक है ना। और
एक तरीका होता है कनकरेंट फोर्स सिस्टम। और अगर किसी बिंदु पर दो बल कार्यरत हो तो उस बिंदु पर परिणामी कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक हमारा बल हो गया P और एक बल हमारा हो गया Q। मान लीजिए पहला फोर्स हो गया P और दूसरा फोर्स हो गया Q, और इन दोनों के बीच मान लीजिए एंगल क्या है, थीटा। जब किसी बिंदु पर अगर दो बल कार्य करते हैं और उन दोनों बलों के बीच अगर कोण पता हो तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं। परिणामी का मतलब क्या होता है कि ये परिणामी वह अकेला बल होता है। परिणामी क्या है, एक अकेला बल होता है और वह बॉडी पर उतना ही प्रभाव डालता है जितना कि सभी फोर्स मिलकर उस पर प्रभाव डालते हैं। समझ गए ना। तो इसका परिणामी हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर एक बिंदु पर कहीं दो फोर्स कार्य कर रहे होते हैं तो उनका परिणामी हम लोग कैसे निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज के बलों के नियम से। समांतर चतुर्भुज के बलों के नियम से। वो नियम क्या कहता है, वो नियम ये कहता है कि जो परिणामी होगा वो होगा, मान लीजिए परिणामी क्या है, R है, तो परिणामी का वर्ग क्या होता है, शेष दो बलों के वर्गों का प्लस 2pq cos थीटा के बराबर होता है। अगर आप कहो तो ये डेरिवेशन करवा दें कैसे होता है ना, ये जान लो, क्लास 11th में दिया है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के बलों के नियम से परिणामी हम लोग कैसे निकालते हैं ये जान लेते हैं भाई, है ना। समांतर चतुर्भुज के, समझिए कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के बलों के नियम से परिणामी ज्ञात करना। वो कहता है कि अगर किसी बिंदु पर या किसी पिंड पर अगर दो बल कार्यरत हों और दोनों बल एक ही बिंदु से होकर जाएं, इनका कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों बल कैसे हों, एक ही बिंदु से होकर जाना चाहिए। तो इनका जो परिणामी होता है वो इनके बीच में कहीं होता है, इनके बीच में कहीं होता है। कैसे, ऐसा, जिसको हम समांतर चतुर्भुज से दिखा सकते हैं। समझ गए ना। तो ऐसे समांतर चतुर्भुज आप बना दीजिए। तो ये है इसका क्या, P और Q का परिणामी, ठीक है। अब ये परिणामी निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। और चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो जितना ये कोण होगा उतने ये कोण होगा कि नहीं होगा। जितना फोर्स ये है उतने फोर्स ये होगा। इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C और D, ये बना दिया समांतर चतुर्भुज। अब इसके लिए क्या करते हैं, इस पर एक लंब खींच देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो और ये वाला फोर्स अब पता कर लो कि इसमें फोर्स कितना है। तो ये वाला फोर्स कैसे निकालोगे भाई, देखिए यहां पर Q फोर्स जो कार्य कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, यही तो दिया हुआ है। अब इस Q के हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जब इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कंपोनेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, Q, बोलो भाई, Q cos थीटा, एंगल यही तो बनना ना जी। तो यहाँ पर एक फोर्स P पहले से है और एक फोर्स इस पर और आ जाएगा, कौन सा, Q cos थीटा। और जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट करोगे ऐसे तो ये वाला कितना हो जाएगा, Q sin। अब ये वर्टिकल है और ये वाला वर्टिकल है, तो जितना फोर्स ये होगा उतने फोर्स ये होगा। तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा Q sin थीटा। हो जाएगी नहीं हो जाएगा भाई, इतनी चीज समझ में आ गया, बोले भाई। ये वाला Q cos थीटा और एक कौन सा भाई, P है ना। देखिए ठीक, ये यहां से यहां तक फोर्स कौन सा है, P, और इस पर एक घटक निकाल लिया तो क्या आ गया भाई, Q। क्लियर भाई। अब इसका नाम दे दिया ABCD, इसका नाम दे दिया E। देखिए इतना हो गया तुम्हारा P, इतना तुम्हारा हो गया Q cos थीटा। अब देखिए यहां पर एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनना है कि नहीं बनना है,
समकोण त्रिभुज, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, है ना। क्या होता है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का, समझ में आ गया कि नहीं अभी। तो यहां से लिख सकते हो ए सी स्क्वायर बराबर, अच्छा देखो ए ई को क्या लिख सकते हो भाई, ए बी प्लस बी, नहीं लिख सकते भाई, ए ई किसके बराबर है, ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो यहां से आप निकालोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी हुई, पी है ए बी की वैल्यू, और प्लस बी की वैल्यू क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू क्या है, क्यू साइन थीटा का। देखो क्यू और थीटा मेरा एक ही तरीके से बनना है, तो इसको आप सही से कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। और ए सी की वैल्यू क्या होना भाई, आर, हमें रिजल्टेंट ही तो निकालना है, हमें इसी रिजल्टेंट की वैल्यू सही, तो यहां से निकल के आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, इतना समझ आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस क्या हो जाएगा, अब भाई देखिए पी स्क्वायर, अच्छा इसमें और इसमें देखिए क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ भाई, प्लस 2p cos थीटा, ठीक है भाई, इतना समझा, यह है दिक्कत हुई। तो यहां से अब आप लगाइए आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस प्लस 2pq, आ गया भाई, यही तो शुरू में बताया, ठीक है ना। तो ये सब अगर एक बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हो, उनके बीच का कोण थीटा दिया होगा, तो हम इस फार्मूले पे रख के उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ये तो भाई तरीका हो गया। अच्छा अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, परिणामी की दिशा बताइए, यानी परिणामी किस दिशा में है, डायरेक्शन बताना होता। तो मान लिया परिणामी जो है वो x अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, कितना बना रहा है, ये वाला ये एंगल मान लिया कितना है, अल्फा है, ठीक है ना, ये है परिणामी, और ये हो गया दिशा का मतलब कोण, यानी x अक्ष से कितने एंगल पे है, चाहे x अक्ष से पूछ ले चाहे y अक्ष से किस डायरेक्शन में, तो मैंने मान लिया x अक्ष से अल्फा डायरेक्शन में, है ना। तो अब उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप फार्मूला लगा दो भाई, tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, क्यू साइन थीटा अपॉन टी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये हो गया क्या, डायरेक्शन का फार्मूला, या tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन क्यू कॉस, तो ये निकल गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, समझ गए ना। अब ये हमारा निकल गया क्या, परिणामी, और परिणामी का डायरेक्शन निकल गया, समझ गए ना। अभी देखिए मान लीजिए, अब जैसे हमने क्या किया था भाई, अभी हमने निकाला था क्या, एक हमारा दिया हुआ था एफ बल दिया हुआ था, है ना, और वो हॉरिजॉन्टल से
थीटा एंगल बना रहा था। तो हमने कहा भाई अब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, अब इस बल का यार परिणामी बल निकालना है भाई, इस बल का परिणामी निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, घटक निकालेंगे। तो घटक कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ये तो तुम्हारा निकल गया क्या, एफ एक्स निकल गया, और ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एफ वाई, एफ साइन थीटा, है ना। अब देखिए इसका अगर हमें परिणामी निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो ये हो गया तुम्हारा क्या, एफ एक्स, और ये तुम्हारा हो गया एफ वाई, यही तो है ना, एफ एक्स और एफ वाई। अब इसके बीच का जब परिणामी निकालोगे रिजल्टेंट, तो कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी की जगह पर क्या, प्लस का एफ वाई स्क्वायर प्लस 2fx इंटू और cos थीटा। cos कितना हो गया थीटा की जगह पे, 90 तो हो गया। तो इसीलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, अभी देखो उस दिन परिणामी निकाला गया था, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आता था, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ, ये वाली कंडीशन बनी थी भाई। तो ये तो भाई जब एक बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हो तब के लिए है ना, लेकिन कोई जरूरी है कि बिंदु पर दो ही बल कार्य करें, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तब जब अगर एक बिंदु पर कई सारे फोर्स कार्य करने लगे, है ना, कंकरेंट फोर्स सिस्टम बन जाए। जैसे मान लीजिए ठीक है, ये बल हो गया F1, मान लीजिए यहां से एंगल कितना बना रहा है, थीटा 1। एक बल हो गया F2, यहां से एंगल बना रहा है थीटा 2। एक बल हो गया F3, यहां से एंगल बना रहा है, मान लो अब ये नहीं, ये वाला कोण दे दिया, कितना दे दिया, थीटा 3 दे दिया। एक इधर से बना रहा है एंगल F4, लो कई सारे बल हो गए भाई, और इसका एंगल दे दिया थीटा 4। अब कह दिया इसका परिणामी बताओ भाई। तो इसका परिणामी कैसे निकालेंगे, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग वाला, तो देखो उसमें दिया नहीं था, कई सारे फोर्सेस दिए थे और उसका क्या किया था, रिजल्टेंट पूछ रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसको इधर उधर से रट वट के अपना इधर उधर से काम चलाते हैं ना। तो उसको काम नहीं चलाना है, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिजिक्स जो है, मैथ जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है। लेकिन अगर बेसिक चीजें नहीं आती तो कहाँ से इंटरेस्टिंग होगा, है ना। तो अब इसका कैसे हम लोग फोर्स, ये फोर्स सिस्टम दिया हुआ है, तो इसका हम लोग कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, सिंपल ये है कैसे, पहले इसका F1 का घटक निकालो भाई। तो F1 का क्या हो जाएगा, F1 क्या हो जाएगा भाई, F1 cos थीटा 1, और इसका वर्टिकल में क्या हो जाएगा, F1 साइन थीटा 1। अब इसका काम खत्म, इससे कोई लेना देना नहीं। चलो मैं एक को मिटा दिया भाई, इनका काम कर दिया क्या, खत्म। अब बचा कौन सा, F2 बचा, जो एंगल बना रहा है क्या, थीटा 2। अब इसका घटक निकालो भाई, तो क्या हो जाएगा, देखो अगर फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, तो बाहर ही होगा, इधर भी बाहर होगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की तरफ, जैसे मान लीजिए एक मैं कर दे रहा हूँ, एक की डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूँ, ऐसे कर दिया भाई, फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ कर दिया भाई। अब देखो इसका बाहर की तरफ, तो इसका प्रभाव बाहर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, F2 cos थीटा 2, और इसका क्या हो जाएगा, F2 sin थीटा। अब इनका भी काम खत्म, अब हमसे इनसे कोई लेना देना नहीं भाई, क्योंकि इनका जो x में प्रभाव था, y में प्रभाव था, हमने ज्ञात कर लिया। तो इसका मतलब अब इनका काम खत्म हो गया भाई। अब F3 का निकालो, तो F3 देखो बाहर की तरफ इधर लग रहा है, तो एक घटक तो इधर हो जाएगा, F3 नहीं यार, F3 cos थीटा 3 होगा, जहां से कोण बनेगा वो cos में जाएगा, है ना। अब देखो ये इन दोनों प्लेनों के बीच में, तो इसका प्रभाव इस प्लेन पे होगा और इस प्लेन पे होगा। ये इन प्लेनों के बीच में, तो इसका प्रभाव इधर होगा और इधर होगा। इसको यहाँ पे अब नहीं लाना है, इसको अब इधर मोड़ देना है ऐसे ही। तो ये हो जाएगा कितना, F3 sin थीटा 3। अब F4 की वैल्यू निकालो,
F4 की वैल्यू कैसे निकालोगे? इधर हो जाएगा। अब ये समझे कैसे होगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ, तो ये वाला भी अंदर की तरफ इसका कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा F4 साइन थीटा 4। तो एक इधर प्रभाव हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? F4 cos थीटा। अब देखो हमने क्या कर लिया, सभी फोर्सेसों को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। और जब सभी फोर्सों को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं तो उसको हम जोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 हो गया, तो एक प्लेन पे हो गया 0 हो गया, तो उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। अब देखो x पे देखो नेट फोर्स कितना है, x पे देख लो नेट फोर्स कितना है, और y पे नेट फोर्स कितना है ना। तो x पे नेट फोर्स निकालेंगे तो उसको लिखते हैं, देखो नेट फोर्स का मतलब सभी फोर्सों को जोड़ने जा रहे हैं। तो एक फोर्स रहता है तो उसको लिख देते हैं Fx, लेकिन कई सारे फोर्सों का आप योग करने जा रहे हो तो जोड़ने जाते हैं तो वहां पे लगाते हैं क्या, सिग्मा लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? सिग्मा लगा देंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, Fx बराबर, या यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ जगह ज्यादा, नेट फोर्स। देखिए ये वर्जिन पॉइंट है, वर्जिन पॉइंट के उधर जो होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, वर्जिन पॉइंट के जो इधर होगा उसको नेगेटिव लेंगे। समझ गए ना, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। वर्जिन पॉइंट के इधर जिसकी डायरेक्शन उसको पॉजिटिव, वर्जिन पॉइंट के इधर जिसकी डायरेक्शन उसको नेगेटिव। समझ में आया? तो एक्स डायरेक्शन में निकालो। तो एक्स डायरेक्शन में पहले क्या है, F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos, फिर माइनस का F3 साइन थीटा 3, और ये माइनस में प्लस होगा, डायरेक्शन इधर है, इधर जिसकी डायरेक्शन उसको नेगेटिव, इधर जिसकी डायरेक्शन उसको पॉजिटिव। तो ये प्लस का F4 cos थीटा 4, ठीक है ना, समझ में आया? तो इस तरीके से निकल गया। अब देखो तुम्हें क्या रहता है, तुम्हें F1 की वैल्यू दिया रहता है, थीटा की वैल्यू दिया रहता है, तो ये Fx तुम्हारा कैलकुलेट हो गया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें F1 F2 ये वैल्यू दिया रहेगा कि 30 अंश पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 40 अंश पर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो तुम्हें कोण दे देगा और फोर्स दे देगा। तो इसका मतलब फोर्स दिया है, कोण दिया है, फोर्स दिया है, कोण दिया है, तो ये Fx तुम्हारा निकल गया। यानी एक्स डायरेक्शन में टोटल वैल्यू आ गई कि एक्स डायरेक्शन में कितना नेट फोर्स है। अब पता कर लेंगे वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, देखिए F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 cos थीटा 3। गलत मत बताओ यार, F3 cos, सबकी डायरेक्शन एक ही था, और ये भी प्लस में होगा क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन सेम है। F4 साइन थीटा निकल गया भाई। अब देखिए जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मान लीजिए इसको सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई नेट एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन का, है ना। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन का, और वाई डायरेक्शन में मान लीजिए नेट फोर्स कितना आ गया, 15 न्यूटन का। अच्छा कोई जरूरी है प्लस है, माइनस भी हो सकता है। तो अभी मैं बता रहा हूं, अगर प्लस होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर प्लस का आ गया 10 न्यूटन, देखो एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन, तो इधर दिखा दिया 10 न्यूटन, और वाई डायरेक्शन में 15 न्यूटन, तो इधर दिखा दिया टोटल 15 न्यूटन, है ना। अब ये देखिए दोनों बल कैसे हो गए, लंबवत हो गए। इनके बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हम इसका परिणामी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, वही वाला रूल लगाएंगे, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो भाई pq cos थीटा वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 10 का स्क्वायर प्लस का, और वो वाला दूसरा टर्म तो 0 हो जाएगा ना, समझ गए ना। और अगर यही बल कहीं निगेटिव हो जाता, तो निगेटिव का मतलब बस कुछ नहीं करना है,
माइनस का टेन न्यूटन हो गया तो डायरेक्शन चेंज कर लो, तो परिणामी अब यहाँ कहीं हो जाएगा, यानी परिणामी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। समझ आया ना? तो अब देखो जैसे ये दो, एक एफ एक्स पता चल गया, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स पता चल गया, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स पता चल गया, तो हम लोग उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? देखिए एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट हमें पता क्या चला भाई, सिग्मा एफ एक्स, और वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना पता चला, सिग्मा एफ वाई, और इनके बीच का कोण कितना हो गया, तब हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तब इसका रिजल्टेंट हम सिंपल निकालेंगे, आर स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ वाई, और कॉस हो गया 90, तो ये वाला टर्म हो गया 0। तो रिजल्टेंट क्या निकल के गया, आर बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर, और इसी पे क्या करना है आपको, ये वाला न्यूमेरिकल लगाना।